मैम चौक, ये रही। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर। अब आपके में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है बायोलिचिंग। ठीक है, तो बायोलिचिंग क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। एक्चुअली मैंने यहाँ पर इंग्लिश में ये वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि आपका जो है वो इसी नाम से आएगा कि बायोलिचिंग क्या होती है, या फिर जैव लीचिंग के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आपको लीचिंग का मतलब नहीं लिखेंगे उसमें एग्जाम टाइम में, आप लोगों को खुद को वहां पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आज आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है बायोलिचिंग। तो बायोलिचिंग में होता क्या है, अगर मैं इस बायोलिचिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूं, ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है ये, एक बायो और सेकंड लीचिंग। ठीक है, बायो मीन होता है लिविंग, मतलब सजीव, कोई भी सजीव। ठीक है, बायो मीन जनरली क्या होता है, लिविंग, ये तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, और जो लीचिंग मतलब होता है यहाँ पर वो होता है निक्षालन। हाँ भाई, और जो लीचिंग मतलब होता है वो होता है निक्षालन। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता है, निक्षालन क्या होता है भाई, ये वर्ड तो शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा, निक्षालन क्या होता है। तो निक्षालन, लीचिंग मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। अब ध्यान दीजिएगा, ओर मतलब होता है अयस्क। भाई आप लोग जानते हैं ना, हमें हमारे वातावरण में कभी भी कोई भी मेटल, कोई भी धातु, वो कभी भी आपको प्योर अवस्था में नहीं मिलती है। कैसे मिलती है, वो हमेशा एक मिक्सचर के रूप में मिलती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अयस्क के नाम से जानते हैं। और अयस्क को इंग्लिश में हम बोलते हैं ओर। क्या नाम लेते हैं उसे हम, ओर। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है बायोलिचिंग। ये बायोलिचिंग जिसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें फर्स्ट जो है वो होता है लिविंग। बायोमीन क्या होता है, लिविंग। वही लीचिंग मतलब होता है निक्षालन या फिर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज को हम निचोड़ते हैं ना, निचोड़ समझते हैं, अगर आप किसी भी चीज को आप छानते हैं, ठीक है, तो जो नीचे आपका छनित चीज जो आ जाती है वो एक्सट्रैक्शन होती है। वही प्रोसेस तो आपकी क्या कहलाई जाती है, छनित। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्शन चाहिए, हमें निकालना है, हम प्राप्त करना चाहते हैं किसे, मेटल को। मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु। हमें धातु प्राप्त करते हैं किससे, अयस्क से। ठीक है, जब हम अयस्क को रूपांतरित करके, मतलब उन्हें जब हम एक्सट्रैक्ट करके किसमें परिवर्तित करने, किसी प्योर मेटल में, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहला जाती है, बायोलिचिंग। लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दूं, यहाँ पर लिविंग रह गया, लिविंग रह गया ना, ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम अयस्क से धातु प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी धातु जो है वो आपको प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में कभी नहीं मिलती है, हमेशा एक अयस्क के रूप में मिलती है, जानते हैं आप सभी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं, अगर वो हम किसी सजीव, किसी लिविंग की वजह से प्राप्त करें तो वो कहलाई जाती है बायोलिचिंग। और यहाँ पर जो हम यूज करते हैं सजीव, जो लिविंग हम यूज करते हैं, वो होता है आपका कोई माइक्रोब। माइक्रोब मतलब सूक्ष्म जीव, समझिएगा सेकेंड ईयर। बायोलिचिंग का मतलब अगर आपने समझ लिया तो बाकी सब समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जब हम सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए किसी अयस्क में से धातु प्राप्त करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी बायोलिचिंग यानी कि जैव निक्षालन कहलाई जाती है। जैव निक्षालन कभी नहीं आएगा
पहले ही बता रही हूँ मैं ये बात, लेकिन आप लोगों को हिंदी चाहिए इसीलिए जस्ट इसका हिंदी रूपांतरण किया है। तो जैव निक्षालन ना आकर जैव लीचिंग आ सकता है या बायो लीचिंग आएगा। क्लियर है? आप लोग इंग्लिश में ये टर्म याद रखिएगा, बायो लीचिंग क्या होती है। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, बायो लीचिंग मतलब जब हम किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए किसी अयस्क में से धातु प्राप्त करते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई जाती है? बायो लीचिंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम बात करें, आप लोग जानते होंगे मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्लियर है कि मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज कीजिए 1 ग्राम मिट्टी है आपके पास, ठीक है, तो उसमें जो सूक्ष्म जीवों की संख्या होगी वो अप्रोक्स 10⁵ टू 10⁻6 तक हो जाती है। कितनी हो जाती है? 10⁵ टू 10⁻6 तक हो जाती है 1 ग्राम में। सोचो इतने सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें माइक्रोब की, सूक्ष्म जीव की, तो यहाँ पर बायोलिचिंग के केस में जो सूक्ष्म जीव होता है वो आपका एक तरीके से सूचक का काम करता है। सूचक मतलब सूचना देने वाला, ठीक है, सूचना देने वाला, और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। तो ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर कि जहां पर भाई यहाँ अगर हम बात करें बायोलिचिंग, तो बायोलिचिंग क्या सारे सूक्ष्म जीवों से मिलता है? नहीं, भाई बायोलिचिंग के लिए भी तो एक पर्टिकुलर आपका कोई माइक्रोब होगा, कोई सूक्ष्म जीव होगा जिसकी मदद से आप अयस्क में से क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपना प्योर धातु। हालांकि यहाँ पर जो धातु मिलेगी वो प्योर ना होते हुए उसका आगे प्रोसीजर रहता है बकायदा, या तो आपको लीचेट वगैरह मिल जाता है, वो बात अलग है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका माइक्रोब है वो सूचक की तरह काम करता है। कैसे? किसी मिट्टी में अगर एक नॉर्मल टाइप का माइक्रोब जो जिसकी वजह से क्या होती है? बायोलिचिंग होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बायोलिचिंग में जो आपके सूक्ष्म जीव काम आते हैं वो आते हैं थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोब, एक सूक्ष्म जीव होता है जिसकी वजह से हम कॉपर जो है वो प्राप्त कर लेते हैं शुद्ध अवस्था में। क्लियर है? तो यहाँ पर जो थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस होता है उसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं? इजीली जैव निक्षालन की प्रक्रिया यहाँ पर हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ बताया कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक सूचक का काम करते हैं। कैसे? अगर आपने कोई मिट्टी ली, आपने उसको वहां पर चेक किया मिट्टी को, और वहां आपको ये थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस, ठीक है, अगर आपको ये सूक्ष्म जीव वहां मिल जाता है, इसका मतलब वहां पर आपके कॉपर जो है वो उपस्थित होगी, वहां पर आपका एक अयस्क उपस्थित है, एक और उपस्थित है। क्लियर है? इसीलिए कहा जाता है सूक्ष्म जीव जो होती है वो एज ए इंडिकेटर की तरह काम करता है। भाई देखिए जनरली क्या होता है, आपकी ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ खुदाई वगैरह जनरली होती रहती है। अगर इसमें से कुछ खुदाई के दौरान आपने क्या किया, यहाँ से कुछ मिट्टी का चेक की, उसका क्या किया? टेस्ट किया, तो आप लोगों ने जनरली ये देखा कि इसमें थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस ज़्यादा थे। तब क्या करेंगे आप? इसका मतलब यहाँ पर कॉपर एक अयस्क के रूप में उपस्थित है। ठीक है, मतलब ये मिश्रित रूप में है, ये प्योर अभी अयस्क नहीं है। तो करते क्या है, यहाँ पर हम उसमें क्या करेंगे? पाइप्स डालेंगे और उसमें से हम जो हमारी ओर होगी उसे निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम उनको एक अलग अलग प्रोसीजर से हम उसको एक शुद्ध अयस्क उसमें धातु के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये जो हम नॉर्मल धातु प्राप्त करने की जो टेक्नोलॉजी होती है क्लास, उससे अगर हम प्राप्त करते हैं धातु, तो उसमें होता क्या है
कि आपकी जो बहुत ज्यादा पैसा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चीली होती है ये विधि, ठीक है। अगर आप किसी और मेथड से बायोलिचिंग ना करते हुए किसी और मेथड से आप धातु को प्राप्त करते हैं किसी अयस्क से, तो वो जो प्रोसीजर होता है बहुत ज्यादा खर्चीला होता है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें कम पैसों में अपना प्योर धातु चाहिए। तो उसी के लिए सबसे पहले 1950 में 1950 में ये चीज सामने आई थी। हालांकि इसकी जो खोज है वो 1947 में हो गई थी, लेकिन की बायोलिचिंग के द्वारा इस तरीके से कर लिया जाता है। मगर सबसे पहले जो बायोलिचिंग हुई थी वो 1950 में हुई थी, वो भी कॉपर की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 1950 में जब बताया गया कि बायोलिचिंग के द्वारा मतलब किसी सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए भी हम किसी अयस्क में से कोई धातु प्राप्त कर सकते हैं, इस विधि का आविष्कार जो था उसके बाद में जो कॉपर प्राप्त हुआ तो 1950 में हुआ था पहली बार, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद में और सारे देशों ने भी कोशिश की अपनी अपनी, तो इंडिया ने भी काफी कुछ किया है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने भी अपने कॉपर वगैरह जो है वो प्राप्त किए हैं इस विधि से। किए कैसी होती है, बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें, ये बहुत खर्चीली नहीं होती बिल्कुल भी, है ना, बहुत ज्यादा मितव्ययी होती है ये। चलो आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ बायोलिचिंग क्या होती है, क्लियर हुआ क्लास? किसी को कोई परेशानी बायोलिचिंग जैसे वर्ड से रिलेटेड? ठीक है, तो चलें, अगर कोई परेशानी है तो मुझे कोई उसमें बताएं, और नहीं है परेशानी तो फिर छोड़ दें। चलो अब एक काम करते हैं, इसकी मेथड देख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। जनरली हम लोग करते क्या हैं, हम अपनी इस विधि में बायोलिचिंग में सूक्ष्म जीव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीव किस तरह से प्रयोग करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम हमारे अयस्क पर, जो आपका ओर होता है अयस्क, ठीक है, उस अयस्क में से हम पहले डाल देते हैं पानी, हम उसमें पानी यूज करते हैं, ठीक है। भाई अयस्क है, मिट्टी भी होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, ठीक। पानी डालने की वजह से ये जो इसमें घुलनशील होंगे, घुलनशील अयस्क जो होंगे वो आपके नीचे आ जाएंगे अलग बहकर, ठीक है। जो आपके घुलनशील अयस्क है वो नीचे बहकर अलग आ जाएंगे, और साथ में जो आपके अघुलनशील अघुलनशील जो अयस्क है, ठीक है, वो तली में नीचे बैठ जाते हैं जहां पर भी उपस्थित है। जैसे किसी नदी में अगर कोई चीज उपस्थित है तो वहां पर, या किसी भी जहां से भी आप निकाल रहे हैं तो वहां तली में बैठ जाते हैं, तो उनका निक्षालन हम अलग तरीके से करते हैं। उसके लिए हम इलेक्ट्रोड वगैरह यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग आपके धातु आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो घुलनशील उस पर है, ठीक है। तो हमने किया क्या, पहले पानी यूज किया जिसकी वजह से घुलनशील जो था वो बहकर अलग आ गया। इसके लिए हम कई कई जगह एलगी का भी बहुत जगह यूज कर लेते हैं अपनी इस बायोलिचिंग के लिए। अब सबसे पहले हमें करना क्या होता है सेकेंड ईयर, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग एक वो देख लेते हैं,
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर। यहाँ पर हम जो बायोलिचिंग की प्रोसेस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन, निक्षालन कर रहे हैं। किसका निक्षालन कर रहे हैं? यहाँ हम कर रहे हैं कॉपर का निक्षालन। ठीक है, कॉपर के निक्षालन के लिए हम किस माइक्रोब का यूज करेंगे? थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। ठीक है, तो थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस जो होता है, कोई माइक्रोब क्या प्रोसीजर करता है? वो हमेशा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है। ठीक है, किसकी प्रोसीजर करता है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा, ऑक्सीकरण की प्रोसेस करेगा। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने पूरी बायोलिचिंग की जो प्रोसेस होती है आप लोग इन्हें याद रखिएगा बस। और एक बात और, सेकेंड ईयर भाई, यहाँ आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, तो इनमें थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाए टर्म्स को लेकर तो थोड़ा सा आप लोग खुद एडजस्ट कर लेना। ठीक है, हाँ भाई, हम यहाँ बात करते हैं आपके बायोलिचिंग के लिए। सबसे पहले होता क्या है, ये जो आपका आयरन डाइसल्फाइड होता है, ये आयरन डाइसल्फाइड, इसमें जो आपके एच आयन जो आपके किस में प्रेजेंट, भाई आयन्स तो आपके हर जगह प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें किसकी क्रिया होगी? ऑक्सीकरण की। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कौन करता है? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव जैसे ही ऑक्सीकरण की प्रक्रिया करेगा इस आयरन डाइसल्फाइड पर, वैसे ही वो किसमें टूट जाता है? Fe आयन बनाता है, मतलब आयरन आयन। यहाँ पे आयरन आयन बनाया है और साथ में बनाया है इसने सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाया है उसने? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और साथ में सल्फर अलग हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, यहाँ पर ये जो आयरन डाइसल्फाइड होता है, जब ये आयंस के साथ एच आयन के साथ कंबाइन करके और इसमें जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कौन करेगा? माइक्रोब करेगा, थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। तो जब ये माइक्रोब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करता है तो क्या करेगा? एक तो आपके आयरन आयन अलग करेगा और साथ में बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इनमें से जो आपका रिमेनिंग आपका सल्फर रहेगा वो कुछ टाइम के लिए अलग हो जाता है, सल्फर आपका अलग हो गया। ठीक है, इस पूरी बायोलिचिंग में क्लास यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है H2SO4। जो बायोलिचिंग होती है, जैव निक्षालन होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कैसे? इस पूरी प्रोसीजर में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका पीएच लेवल उतना उतना कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे पीएच लेवल कम होता जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप लोगों ने जनरली देखा होगा पीएच जो होता है वो 7 नंबर पर जाके न्यूट्रल माना जाता है। न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल से आप ऊपर की तरफ चलते जाएं, मतलब 6, 5, 4, तो ऊपर की तरफ चलते हैं तो वो माध्यम कैसा हो जाता है? अम्लीय। अम्लीय हो जाता है ना माध्यम। वहीं अगर हम पीएच लेवल 7 से नीचे की तरफ चलें, मतलब 8, 9, 10, जितना हम नीचे की तरफ चलते जाएंगे उसका मतलब हो जाता है वो माध्यम में पीएच लेवल जो है वो कैसा हो जाता है? क्षारीय। भाई ये सब चीज़ तो आप लोगों को पहले से पता होगी, है ना? बहुत जगह बताई हुई, 12th में बताई जाती है और साथ में केमिस्ट्री में तो जगह जगह बताई जाती है पीएच लेवल। ठीक है, यहाँ पे अपने बायो में तो इतना काम नहीं होता हालांकि पीएच का, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? अब जो बात मैंने यहाँ बताई थी वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को बढ़ाएंगे, भाई एसिड हम बढ़ा रहे हैं किसी माध्यम में तो जाहिर सी बात है जब हम माध्यम में एसिड बढ़ा रहे हैं तो वो माध्यम अम्लीय होता जाएगा। मतलब हम बढ़ा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका पीएच लेवल होता है उतना कम होता जाता है। पहले 7 था, सपोज करो न्यूट्रल अवस्था में था, ठीक है, उससे कम होता जाएगा 6, 5, मतलब अम्लीय माध्यम की तरफ चलता जाएगा। जितना ज़्यादा हम सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पीएच का मान जो होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर मेरी इस लाइन का मतलब?
सल्फ्यूरिक अम्ल और पीएच मान, भाई पीएच जितना कम होगा उतने अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, अपनी धातु को प्राप्त कर सकते हैं अयस्क में से। हाँ भाई, कोई परेशानी है यहाँ तक तो पूछ लें आप, भाई कमेंट करके बता दें आप। चले आगे चलते हैं वरना, ठीक है। तो अब जनरली होता क्या है, यहाँ पर आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया है। अब यहाँ पे जो कॉपर सल्फाइड होता है, ठीक है, अयस्क, भाई अयस्क में तो बहुत सारी चीजें उपस्थित होती है ना, तो उसमें उपस्थित जो कॉपर सल्फाइड होता है वो यहाँ ऑक्सीडेशन से बने हुए आयरन आयन और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और किसमें बदल जाता है, वो बदल जाता है CuSO4 में, ठीक है, कॉपर सल्फेट में बदल जाता है। क्लियर है, कॉपर सल्फेट में साथ में आपके जो आयरन आयन हैं वो भी कुछ अलग हो जाते हैं और आपके बाकी आयन्स भी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका कॉपर सल्फेट होता है वो कंबाइन फिर से इनसे करेगा, ठीक है, इससे किया और साथ में बनने वाले आपके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, उसने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब कंबाइन करेगा तो बनाता है FeSO4 और यहाँ पर आपका कॉपर जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम हमारे कॉपर को ही तो अलग कर रहे थे, यहाँ पर हम निक्षालन कर रहे थे, जो लीचिंग की प्रोसेस कर रहे थे वो किस में था, वो था आपका कॉपर का, कॉपर को ही तो हम अलग कर रहे थे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉपर जो है आपका वो अलग हो गया ना अलग। तो अब ध्यान दीजिएगा क्लास, इसी तरह से हमारा कॉपर जब अलग हो गया तो ये ही पूरी प्रोसेस, इसमें हमने किसी भी और विधि का यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम किसका यूज करते हैं, किसी सूक्ष्म जीव का, ठीक है। क्लियर है, सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हुए किस तरह से हमने अपने अयस्क में से धातु प्राप्त कर ली। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने एक बात बताई थी कि अगर हम किसी और विधि से यूज करते हैं, भाई देखिए आप लोगों के में बहुत ज्यादा नहीं है इसके बारे में, अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ये चीज सुनी होगी बायोलिचिंग के बारे में, इसलिए ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस में। इसमें टाइप्स भी होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो सब चीजें आपके में नहीं है, ठीक है। नॉर्मल है कि किस तरीके से हम अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं उतना ही सीखिएगा, ठीक है। एक साथ करने से हौच पौच हो सकती है, उन सब पर हमें फोकस नहीं करना है। आगे चलते हैं हम। अब देखें, हम किसी और विधि से अगर अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं तो भी थोड़ी देर पहले ही बताया वो विधि कैसी होती है, बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, लेकिन इस विधि में हमारा पैसा नहीं लगा क्योंकि इसमें हमें सूक्ष्म जीव से कराया था, और सूक्ष्म जीव तो बहुत जल्दी आप कल्चर भी कर सकते हैं, मतलब उनको आप रियरिंग में बहुत इजीली कर लेते हैं और साथ में वो इजीली आपके अयस्क से धातु का निर्माण कर देता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो हमारे साथ प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती है समय को लेकर, मतलब इसमें पैसा तो ज्यादा नहीं लगता लेकिन हाँ समय बहुत ज्यादा लग जाता है। समय कैसे लग जाता है, इसमें हमारा समय किसी किसी धातु को प्राप्त करने में 6 महीने, तो किसी को प्राप्त करने के लिए 24 महीने भी कम होते हैं, किसी किसी में तो 24 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग जाता है जिसमें से हमें धातु प्राप्त करनी है। 24 महीने तो बहुत हो गए किसी भी धातु को प्राप्त करने के लिए, क्यों, ध्यान दीजिएगा 24 महीने से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, क्यों, यहाँ क्वेश्चन आता है क्यों लग रहा है इतना ज्यादा टाइम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो इन सूक्ष्म जीवों के अकॉर्डिंग नहीं होता जिसमें ये अनुकूलित हो सके। जब तक कोई भी जंतु, कोई भी सूक्ष्म अनुकूलित नहीं होगा ना तो वो रिप्रोडक्शन करेगा ना अपनी संख्या बढ़ाएगा, तो जिसकी वजह से आपका जो जैव निक्षालन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जब तक वातावरण आपका अच्छे से नहीं है तो सूक्ष्म जीव अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें जो है वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाती हैं और टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली, पैसा नहीं लगता लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होने की वजह से हम हर चीज में इसका यूज थोड़ा कम करते हैं, लेकिन हाँ होता जरूर है, होता जरूर है कि इस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं किसी भी धातु को किसी भी अयस्क में से। क्लियर है, क्लियर हो गया क्लास, नहीं आया अभी तक कोई भी? ठीक है भाई, तो चले
यहाँ पर ये आपका जैव निक्षालन की जो प्रक्रिया है वो फिनिश होती है क्लास। अब हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। कब सुना था? जब हमने सेक्शन ए किया था, राइट। सेक्शन ए में जो इम्यूनोलॉजी थी उसमें आपने एंटीबॉडीज के बारे में जाना था और साथ में जाना था आपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में भी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं उस चीज़ का। ठीक है, सपोज करो, थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। सपोज करो किसी पर्टिकुलर एंटीजन को, किसी एक ही प्रकार के एंटीजन को जब हम किसी पोषक के शरीर में प्रवेश कराते हैं, पोषक मतलब होस्ट, होस्ट कोई भी हो सकता है और एंटीजन भी कोई भी हो सकता है, चाहे तो कोई भी सूक्ष्मजीव, कोई भी परजीवी, प्रोटोजोआ वगैरह कोई भी। ठीक है, बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल होगा वो क्या कहलाता है? आपके एंटीजन कहलाते हैं। तो जैसे ही ये पोषक के शरीर में प्रवेश करेगा तो पोषक का शरीर क्या बनाने लगता है? एंटीबॉडीज बनाने लगता है। याद है ना ये बात? अभी जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज कौन बनाता है? पोषक के शरीर में उपस्थित जो लिम्फोसाइट्स होती है, राइट। लिम्फोसाइट ही तो बनाती है। चलो थोड़ा सा याद दिलाते हैं। आपकी जो लिम्फोसाइट होती हैं, हिंदी में लिख दूंगी, जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं क्लास, वो दो प्रकार की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट या बी सेल, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि टी लिम्फोसाइट कभी भी एंटीबॉडीज का उत्पादन नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स जो होती हैं वो ही एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं, बताया था, है ना। तो यहाँ पर पोषक के शरीर में जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी कौन सी? बी सेल्स, वो क्या करेंगी? एंटीबॉडीज का स्त्रावन करेंगी। अच्छा, अब अपनी बात को थोड़ा सा यहाँ चेंज करते हैं। जब एंटीबॉडी ने प्रवेश किया था इस पोषक के शरीर में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं एंटीबॉडीज जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। हम जान चुके हैं भाई, इम्यूनोलॉजी में पढ़ाया था इस टॉपिक का, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पर एंटीबॉडीज जो होती है 5 प्रकार की होती है। एंटीजन के प्रवेश करते ही यहाँ पर बहुत सारी एंटीबॉडीज आ जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है आपकी IgM, राइट, इम्यूनोग्लोबिन M, या फिर मैक्रोग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, है ना। और दूसरे नंबर पर जो आती है वो आती है IgG। क्लियर? अब होता क्या है सेकेंड ईयर, यहाँ पर ये दोनों आएंगी साथ में और भी बनेंगी, जरूरी थोड़ी ना सिर्फ 2 ही बनेंगी, और भी हो सकती है, मैं तो 5 तरीके की पढ़ेंगी। तो यहाँ पर ये सब मिली है हमें अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज, और साथ में आप लोगों को बताया है यहाँ पर एक सेकेंड, प्रतिजनिक निर्धारक भी होते हैं, है ना। अच्छा सेकेंड ईयर, पहले आप लोग वो करें, रिजॉइन करें।